देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। Barter system is a system in which goods are exchanged for goods. इसको हम बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। और बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें सबसे पहली और जो मेन लिमिटेशन है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। Double coincidence of fonts means both the parties have the goods which they want to exchange from each other. ये हमसे 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, डिफाइन डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट। 3 या 4 मार्क्स में भी फाइनल पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स मींस जो भी पार्टीज आपस में एक्सचेंज करना चाहती हैं उनके पास वो गुड्स होनी चाहिए जो वो एक्सचेंज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 पर्सन है, राम श्याम, राम के पास है व्हीट और राम परचेज करना चाहता है राइस। तो बार्टर सिस्टम में ये जरूरी है कि श्याम के पास राइस होना चाहिए और श्याम जो चीज परचेज करना चाहता है वो व्हीट होनी चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मींस इफ राम और श्याम दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं व्हीट और राइस का, राम के पास है व्हीट, वो उसको सेल करना चाहता है और परचेज करना चाहता है राइस। तो हमको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो, जो राइस को सेल करना चाहे और व्हीट को परचेज करना चाहे। इसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स। But it was very difficult to find a person. मैंने एक ऐसे बार्टर सिस्टम में ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था कि जो राम के व्हीट को खरीदना चाहे और जिसके पास राइस हो। इसीलिए एक्सचेंज वर लिमिटेड इन बार्टर सिस्टम। इसीलिए बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज थे वो लिमिटेड थे। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। जब से मनी का इवोल्यूशन हुआ है तब से हमारी जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम वो रिमूव हो गई। Money had separated the act of sale and purchase. मनी ने सेल और परचेज के काम को अलग अलग कर दिया है। अब बार्टर सिस्टम में तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेल और परचेज एक साथ है। जो राम है वो व्हीट को सेल करेगा और राइस को परचेज कर लेगा, और जो श्याम है वो राइस को सेल करेगा साथ ही साथ व्हीट को परचेज कर लेगा। लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ अगर हमें कोई चीज सेल करनी है तो हमें उसके बदले में कोई दूसरी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो बदले में हमें मनी मिल जाता है।
और ऐसे ही अगर हमें कोई चीज परचेज करनी है, हम परचेज कर लेते हैं, बदले में हमें कोई भी गुड्स सेल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं उनके बदले में हम पेमेंट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपसे पूछा जाए डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, सबसे पहले आप बताएंगे इट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट का मीनिंग बताएंगे, हम इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर हमें एंड में ये भी एक्सप्लेन करना है कि मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम एंड मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की, lack of common unit of value। common unit of value, जैसे आज हम किसी भी चीज का प्राइस हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट परचेज कर रहे हैं, व्हीट का जो प्राइस है वो क्या है, 25 रुपीज पर केजी। व्हीट का प्राइस, हमने व्हीट 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट का एग्जैक्ट जो प्राइस है 25 रुपीज है, 30 रुपीज पर केजी है या 35 रुपीज पर केजी है, जो भी व्हीट का प्राइस है वो हम एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट कितने रुपए का मिलता है। और इसको चाहे कोई भी खरीदे, राम श्याम मोहन, सभी को ये इसी 35 रुपीज पर केजी पे मिलेगा। लेकिन क्या ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल था? क्या बार्टर सिस्टम में हम जो भी गुड्स और सर्विसेज थी उनकी वैल्यू, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को क्या हम डिफाइन कर पाते थे? नहीं। तो ये इट इज अनदर मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मींस exact measurement of goods and services was not possible in barter system। बार्टर सिस्टम में जैसे आज हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ राइस का जो प्राइस है पर केजी वो 100 रुपीज पर केजी है सभी के लिए, चाहे ए परचेज करे, बी परचेज करे, सी करे, डी के, सभी को ये 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स और सर्विसेज थी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते थे। कि बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स और सर्विसेज थी उनकी वैल्यूज को हम मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ काउस, कि हमें व्हीट परचेज करना है, उसके बदले में हम कितने काउस में पेमेंट करें, कितने हॉर्सेस में हम पेमेंट करें। अगर हम 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट परचेज करना है तो उसके बदले में हम कितना फर्नीचर पेमेंट करें, या अगर हमें 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट परचेज करना है तो कितने राइस हम उस व्हीट के बदले में करें। बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स और सर्विसेज थी उनकी वैल्यू को हम डिफाइन करते थे इन टर्म्स ऑफ गुड्स, एनिमल्स। इसीलिए ये अनदर मेन लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव्ड दिस प्रॉब्लम। मनी हैज गिवन अस कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स कि अब हम जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज है उनकी एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि अगर एक गाड़ी है, एक कार है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमें 7 लाख में मिलेगी। तो सभी को, चाहे ए परचेज करे, बी करे, सी करे, सभी को वो उसी प्राइस में मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। मनी हैज गिवन अस कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू as well as
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि अगर हम आज हमारे गुड्स और जो सर्विसेज है उनकी वैल्यू को डिफाइन कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं। अगर आपसे ये प्रॉब्लम लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम पूछी जाए, सबसे पहले आप इसमें डिफाइन करेंगे कि इट इज अनदर मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। In barter system, it was very difficult to define exact value of goods and services, because value of goods and services could be defined in the terms of cows, horses, buffaloes, furniture, rice, sugar, shoes. उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। मनी हैज गिवन अस कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एज वेल एज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, डिफिकल्टी in future payments, contractual payments, या फिर इसको हम बोल सकते हैं deferred payments। is another main limitation of barter system। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्यूचर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स या डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट मींस आप कॉन्ट्रैक्ट आज कर ले और आपको पेमेंट करनी है फ्यूचर में। एग्जांपल, आज आपने अपने काम पे काम करने के लिए राम को अपॉइंट कर लिया कि आपको मेरे यहाँ 1 महीना काम करना है और बदले में 1 महीने के बाद आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स या डेफर्ड पेमेंट्स। मींस ऐसी पेमेंट्स जो हमें फ्यूचर में करनी है। बार्टर सिस्टम में जो भी पेमेंट्स फ्यूचर में करनी होती थी वो बहुत मुश्किल काम था। It was another main limitation of barter system. It was very difficult to make payments in future in barter system. For example, in barter system, farm labor है उसकी जो पेमेंट है वो कैश में नहीं की जाती थी बल्कि किस में की जाती थी, काइंड में। A farm labor was made payment in kind rather than in cash, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो भी फ्यूचर पेमेंट्स थी, फॉर एग्जांपल राम को अपॉइंट कर लिया अपने फार्म पे काम करने के लिए, 1 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। वो पेमेंट किस चीज में होती थी, कैश में नहीं होती थी। आज तो हम कह देते हैं कि राम अगर हमारे यहाँ पे आप काम करते हैं 1 महीने के लिए तो हम आपको पेमेंट करेंगे ₹10,000 या 5,000 या 15,000। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल फ्यूचर से रिलेटेड जो भी पेमेंट्स होती थी वो किसमें होती थी, इन काइंड गुड्स में।
बार्टर सिस्टम में अगर आपके फार्म पे कोई भी लेबर काम करता था तो उसको आप पेमेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ व्हीट या इन टर्म्स ऑफ राइस या इन टर्म्स ऑफ शुगर केन। तो ऐसे बार्टर सिस्टम में जो काइंड्स में पेमेंट होती थी वो बहुत मुश्किल काम था। राम ने हमारे खेत पे 15 दिन काम किया तो उसके बदले में हम उसको कितना गेहूं पे करें या कितना राइस हम उसको दें या कितना शुगर केन हम उसको दे काम करने के बदले में। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी पेमेंट्स होती थी वो बहुत मुश्किल काम था इन बार्टर सिस्टम। क्योंकि मनी की फॉर्म में तो हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अगर आप हमारे यहाँ काम करते हो तो हम आपको 10,000 पे करेंगे, 15,000 पे करेंगे या 20,000 पे करेंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में पेमेंट होती थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। इसीलिए बार्टर सिस्टम में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स थी, फ्यूचर में जो भी पेमेंट करनी होती थी वो बहुत मुश्किल काम था। फॉर एग्जाम्पल there are two person Ram and Shyam। राम ने श्याम से 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट बोरो कर ली, उधार ले ली। राम ने 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट बोरो कर लिए श्याम से। राम ने ये कहा कि वो 6 महीने बाद श्याम को गेहूं वापस कर देगा। राम विल मेक पेमेंट आफ्टर 6 months। राम ने श्याम से 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट उधार ले लिए और 6 महीने बाद वो श्याम को गेहूं वापस कर देगा। ये है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट कि राम श्याम को 6 महीने बाद 100 किलोग्राम ऑफ व्हीट वापस करेगा। बट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट 6 महीने बाद जब राम श्याम को गेहूं वापस करेगा उस टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि जैसा व्हीट श्याम ने राम को दिया था, इस क्वालिटी का व्हीट था, सेम वही क्वालिटी राम श्याम को वापस करे। एक पार्टी को लॉस जरूर होता था, या तो उधार देने वाले को या उधार देने वाले को। ये पेमेंट होती थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। राम श्याम को जो गेहूं वापस करेगा अगर वो गेहूं हाई क्वालिटी का है, जो गेहूं श्याम ने राम को दिया था उससे अगर अच्छा गेहूं है, नुकसान किसका हुआ? राम का, क्योंकि उसने जो गेहूं उधार लिया था वो लो क्वालिटी का था और जो वो पेमेंट कर रहा है वो हाई क्वालिटी है। और अगर राम श्याम को जो गेहूं वापस कर रहा है अगर वो लो क्वालिटी का है, लॉस किसका हुआ? श्याम का, क्योंकि उसने जो गेहूं उधार दिया था राम को हाई क्वालिटी का था और बदले में उसको जो गेहूं मिल रहा है वो लो क्वालिटी का है। But introduction of money has removed this problem। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती थी would be very difficult under barter system, but introduction of money has facilitated कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से जो फ्यूचर की जो पेमेंट्स है या जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है या जो डेफर्ड पेमेंट्स है वो अब इजी हो गई है। क्योंकि मनी के टर्म में हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आज अगर ए ने बी से उधार लिए हैं 10,000 रुपए, तो पहले ही डिसाइडेड होता है कि अब राम
ए बी को जब पेमेंट करेगा तो वो 10,000 100 रुपए की करेगा या 10,000 200 रुपए की करेगा। उसमें हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी ऐसी कोई डिफिकल्टी अराइज नहीं होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए, एक्सप्लेन द लिमिटेशन डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, सबसे पहले हम यही बताएंगे इट इज अनदर मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। फिर हम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट डिफाइन करेंगे, फिर हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे, और लास्ट में हमें ये एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम। नाउ मनी हैज फैसिलिटेटेड deferred payments। नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, difficulty of storage, difficulty of storage of value and difficulty of transfer of value। difficulty of storage of value and transfer of value। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ वैल्यू मींस, यहाँ पे इसका मतलब है सेविंग से, कि बार्टर सिस्टम में जो भी सेविंग्स होती थी वो किस में होती थी, गुड्स में, क्योंकि बार्टर सिस्टम में मनी नहीं था। बार्टर सिस्टम मींस गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, कि बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती हैं। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में जो सेविंग्स होती थी वो भी किसके टर्म में होती थी, गुड्स के टर्म में, क्योंकि मनी था ही नहीं। अगर हम मनी की बात करते हैं तो उसको हम मॉनेटरी सिस्टम कहेंगे। बार्टर सिस्टम मींस गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम में जो सेविंग्स होती थी वो भी किसमें होती थी, इन टर्म्स ऑफ गुड्स। क्या गुड्स को स्टोर करना इजी वर्क था, इजी जॉब थी? नहीं, क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो मनी को स्टोर करना इजी टास्क है, कम जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर गुड्स की फॉर्म में सेव करना हो उसको स्टोर करने के लिए पूरा स्पेस चाहिए। बार्टर सिस्टम में सेविंग्स करना या गुड्स को स्टोर करना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो बार्टर सिस्टम में सेविंग्स करने के लिए एक तो स्टोरेज कॉस्ट लगती थी, पूरी जगह चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि राम एक फार्मर है और उसने राइस का प्रोडक्शन किया है, तो अब उसे अपनी जो भी शॉपिंग करनी होती थी, यानी कि उसको अगर शूज परचेज करने हैं या बुक्स परचेज करनी है, उसको फर्नीचर परचेज करना है, उसको जो भी चीज परचेज करनी है उसको बदले में पेमेंट तो किस चीज में करेगा, राइस में, क्योंकि उसने राइस का प्रोडक्शन किया है। तो कोई भी चीज खरीदने के लिए उसको पेमेंट करनी है राइस की फॉर्म में, तो उसको राइस स्टोर करना पड़ेगा। जो सेविंग्स है वो किसमें होंगी, राइस में। जबकि वो कोई चीज परचेज करेगा तो उसको पेमेंट किसमें करनी पड़ेगी, राइस की फॉर्म में। और राइस को स्टोर करना बहुत मुश्किल काम है। राइस लगा लो, व्हीट लगा लो, फर्नीचर, शूज, जो भी चीज है, तो गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके लिए पूरा स्पेस चाहिए, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट लगती थी। और साथ में ही साथ डर बना रहता था कैपिटल लॉस का।
एक जगह चाहिए पूरी स्टोर करने के लिए गुड्स को, और दूसरा ये भी डर बना रहता था कि अगर मान लो राइस स्टोर कर दिए किसी रूम में, कहीं बरसात का पानी उसमें ना चला जाए, कहीं चावल में कीड़े ना लग जाए, या कहीं चोरी ना हो जाए, वहां आग ना लग जाए। बार्टर सिस्टम में सेविंग्स करना बहुत मुश्किल काम था, because it requires storage cost as well as fear of capital loss. But introduction of money has removed this problem. क्योंकि मनी को स्टोर करना इजी काम है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब अगर हम पेमेंट करते हैं तो किस में करते हैं? मनी के टर्म में। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो भी पेमेंट्स होती थी वो किसके फॉर्म में होती थी? गुड्स की फॉर्म में। अगर दो पर्सन है ए और बी, ए को पेमेंट करनी है बी को, और ए बी को पेमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बी। ए जब बी को पेमेंट करने जाएगा इन टर्म्स ऑफ गुड, क्योंकि पेमेंट किसमें होती थी बार्टर सिस्टम में? गुड्स में। अब जब ए बी को पेमेंट करने जाएगा, यानी कि ट्रांसफर करना पड़ेगा कि एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने के लिए जो ए है वो अपने साथ गेहूं लेके जाएगा। अब क्या गेहूं को ले जाना मनी को ले जाने जितना आसान है? नहीं, क्योंकि मनी के टर्म में अगर वो पेमेंट कर रहा है तो अपनी पॉकेट में ले जाएगा, और आजकल तो हम इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर ए को पेमेंट करनी है तो उसको बी के पास पेमेंट करने के लिए जाना पड़ेगा, और उसको अपने साथ व्हीट लेके जाना पड़ेगा। और व्हीट की फॉर्म में जब पेमेंट होगी तो ए को पे करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, दूसरा ये भी डर बना रहेगा कि अगर वो रास्ता है लंबा है, उस केस में कैपिटल लॉस का भी डर बना रहता है, कहीं रास्ते में आंधी ना आ जाए, या कहीं बीच में अगर कहीं रेस्ट करे तो कहीं गेहूं कहीं बिखर ना जाए, कहीं बरसात ना आ जाए कि सारा का सारा गेहूं भीग जाए और खराब हो जाए। बार्टर सिस्टम में क्योंकि सेविंग्स होती थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल काम था। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर पेमेंट करनी होती थी तो वो मनी की फॉर्म में नहीं होती थी, किसमें होती थी? गुड्स में। गुड्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी, साथ ही साथ डर बना रहता था कैपिटल लॉस का। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मनी को स्टोर करना भी इजी है, मनी को ट्रांसफर करना भी इजी है। मनी की फॉर्म में अगर पेमेंट करनी है तो वो भी इजी है, उसमें कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती, ना ही हमें ये डर लगता है कि कहीं रास्ते में आंधी आ जाए या बरसात आ जाए, कोई कैपिटल लॉस का डर भी नहीं रहता। पहले तो हम फिर भी चेक और ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस प्रॉब्लम।